दोस्तों, जिस समय सीज फायर की बात चल रही थी कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाए, पहले ईरान ने इजराइल को टहलाया था और उसके बाद जब सीज फायर का ऐलान किया था तो एक न्यूज़ चैनल पर बातचीत कर रहे थे रूस के विदेश मंत्री। उन्होंने स्पष्ट कहा था ये सीज फायर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। पहले लोगों ने कहा कि ये रूस का चूंकि अमेरिका और इजराइल के प्रति रवैया है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये उसके इतिहास में लिखा हुआ है, यानी इजराइल के। और देखिए इजराइल ने वही किया। इजराइल कितना भरोसेमंद देश है इससे आप अंदाजा लगाइए। दरअसल वजह यह है कि इजराइल अपने ही देश में फंसा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी साख बचाने में जुटे हुए हैं और इसी एवज में उन्होंने एक बड़ा कांड कर दिया। जी हां, इजराइल का एक बड़ा कांड अब खुला है जाकर कि पिछले कई दिनों से वो फिर से ईरान पर हमला करके वो 4 घंटे जो बर्शिवा इलाका था, बर्शिवा शहर था, जो तबाही में तब्दील कर दिया, जो ध्वस्त कर दिया, उसका बदला लेकर इजराइल की जनता की नजर में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भारी पड़ रहा है। आज आपको दिखाऊंगा एक और ड्रोन धरा गया इजराइल का। मोसाद क्या प्लानिंग कर रहा है जिसका खुलासा हो गया। पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि बार बार यह खबर थी कि अगर अब ईरान पर हमला तो उसके बाद पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। क्या ऐसा होने जा रहा है? बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ जासूसों को दिखाऊंगा कि मोसाद के एक जासूस को न केवल पकड़ा गया बल्कि सैटेलाइट सिस्टम धर दबोचा है ईरान ने, जिसके जरिए ईरान को टहलाने की साजिश रची जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, पहले एक खबर मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद इसे विस्तार से बताते हैं। पहले एक खबर देखिए। ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये ड्रोन है। ये अलग तरह का एक ड्रोन है जो धर दबोचा गया है। इसमें काफी कुछ चीजें हैं। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है कि कैसे वहाँ की और खुफिया चीज़ें अपने पास लाई जा सके। हमला ना कर पाए तो कम से कम वहाँ की तस्वीरें ले आए, जिससे आसानी से फिर से कुछ ना कुछ टारगेट किया जाए। लेकिन इधर दबोचा गया। ईरान में एक और गिराया गया इजरायली ड्रोन मिला है। यह एक ऐसा मॉडल है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यानी इजराइल अभी भी लगातार ईरान में सेंधमारी का काम कर रहा है। वजह क्या है कि लोगों को लग तो रहा है सीज फायर हो गया है, लेकिन यह तनाव लगातार बना है इजराइल के सामने। अभी भी अगर आप ये लोग सोचते हैं कि ईरान पर हमला करना चाहता, नहीं। अब बेंजामिन नेतन्याहू की इस बात की इच्छा नहीं है प्रबल कि वो ईरान पर हमला करे, बल्कि वो कभी लेबनान में, कभी गजा पर हमला करके अपने यहाँ के लोगों को शांत करना चाहता है कि ये लोग शांत हो जाए, ये तख्ता पलट ना कर दे, कहीं बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हालात पैदा ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बशर अल असद के साथ सीरिया में भी हाल ही में हुआ है वैसा कुछ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हो जाए। क्योंकि इजरायली बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं और यही एक वजह है जिसके चलते कभी राष्ट्रवाद के नाम पर और जो भी हार हुई है उसको भुलाकर किसी एक जीत के नाम पर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका कितना कर लेगा भाई? जब अमेरिका हस्तक्षेप ही तो कर सकता है, लेकिन इजराइल में इजराइल की जनता ही ना बेंजामिन नेतन्याहू को चुनेगी। आप इजरायली वोटों से ही जीतेंगे ना, इजराइल की वजह से ही जीतेंगे ना, इजरायलियों की वजह से ही आपका वजूद है ना। ये थोड़ी ना कि इजराइल में अमेरिकियों को बसा लेंगे और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इजरायलियों का गुस्सा शांत करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसके लिए 2 प्रयास किए। पहले गजा में किया, लोगों को फर्क नहीं पड़ा। लेबनान पर किया तो और गुस्सा भड़क गया कि अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वहां पर भी कर दिया। वहां से जब अटैक होगा तो उत्तरी इजराइल पर होगा, ये उल्टा पड़ गया। तो कह रहे हैं ईरान पर एक छोटा मोटा हमला हो जाए, बस कैसे भी हम अपना बदला ले लें। हम कह देंगे हमने भी देखिए, हमने कर दिखाया, हम जीत गए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अब आइए अगली खबर देखिए। न्यूज नेशन की खबर है, मोसाद कर रहा है ईरान पर हमले की प्लानिंग। यह वही मोसाद है जिसका पूरा का पूरा जो कुनवा है उसे खत्म कर दिया ईरान ने। आपको मोसाद का हेडक्वार्टर दिखाया था, बड़े बड़े जासूस मार गिराए गए, कई अधिकारी मोसाद से जुड़े हुए मर गए, उसमें बहुत सारी खबरें निकल गई। लेकिन आप कहेंगे खबर तो आई नहीं। दरअसल ईरान और इजराइल में यही फर्क मैं आपको लंबे समय से बता रहा हूं। ईरान में आप जाकर देख रहे होंगे तो ईरान में मौतों का सही आंकड़ा, बर्बादी का सही आंकड़ा, तबाही का सही आंकड़ा, नुकसान का सही आंकड़ा, जो उनके टॉप कमांडर मारे गए उनका सही आंकड़ा, जनाजा निकला उसको छुपाया नहीं, वैज्ञानिक कौन कौन से मारे गए उनका कोई आंकड़ा छिपाया नहीं, कुछ भी ईरान ने नहीं छिपाया। जबकि आप सोचिए कि ईरान ने इतना बड़ा हमला इजराइल पर किया और कह रहे हैं सिर्फ 24 लोगों की मौत हुई। क्या ये मान सकते हैं आप? और अगर ऐसा है भी, चलिए मैं मान लेता हूं ये हुआ, मोसाद के हेडक्वार्टर में जब हमला हुआ तो क्या मोसाद का हेडक्वार्टर खाली था? ये मान सकते हैं आप? नहीं ना। दरअसल ईरान ये देखकर अटैक कर रहा था, स्पष्ट हो गया कि वो सिविलियन इलाके, सिविलियंस को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। जबकि इजराइल ने जो अटैक किया उसने सिविलियंस नहीं देखे, उसने सिर्फ अटैक किया। तो कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे युद्ध क्षेत्र में काम करता है, कैसे हमले करता है, ये स्पष्ट हो गया। खैर, मोसाद का हेडक्वार्टर खत्म हो जाना और उसमें लोगों को ना मारा जाना किसी अधिकारी का, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। क्योंकि इजराइल में खुद खुल गई पोल कि कैसे जहां जहां
बर्बाद हुई तस्वीरें, जो इमारतें ध्वस्त हुई, जहाँ नुकसान हुआ उसे इजराइल के झंडे से ढका गया। कई जगह तो ऐसा हुआ कि जो विदेशी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स थे उन्हें खदेड़ दिया, कुछ को हिरासत में ले लिया, कुछ को भगा दिया कि आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। अब मोसाद नए तरीके से तैयारी कर रहा है। अब आइए, एक नई खबर निकली, पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट्स आर नेक्स्ट टारगेट, सजेस्ट फॉर्मर इजरायली डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मीर मसरी। इन हिज पोस्ट ही रोट, वी मे सीक टू dismantle Pakistan's nuclear program. Israel is upset after Pakistan offered support to Iran during the Israel-Iran conflict. अब ये कह रहे हैं भाई साहब, इसराइल के ये पूर्व डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, वो कहते हैं कि अब हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान है, क्योंकि ईरान के पास अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है। लेकिन जब ये पूरा संघर्ष चल रहा था तो चर्चाओं में आया था कि पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि हमारा परमाणु बम ले लीजिए, यानी हम पहले इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे। यानी पाकिस्तान की तरफ से ये पूरे अलग अलग जगह से खबर निकल रही थी कि अगला टारगेट कोई और नहीं, पाकिस्तान होने जा रहा है। और देखिए वही करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये सच बात है? क्या दोबारा से अब कोई बड़ा युद्ध छिड़ सकता है? खैर आगे देखिए, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दक्षिणी ईरान में मोसाद से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले 8 स्टारलिंक सैटेलाइट डिवाइसेस जब्त करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्टारलिंक डिवाइसेस जब्त किए हैं जिसमें लगातार मोसाद के लिए जासूसी की जा रही थी, ये स्पष्ट हो गया। तो अलग अलग तरीके से जासूसी, मैंने कह तो रहा हूं। अब आप सोचिए कि बहुत जगह कहा जाता है ये इतने सारे और वो अकेला। अब आप पूरे घटनाक्रम को जरा गौर से देखिए। ईरान अकेला, आप एक नाम बता दीजिए ईरान ने किसी से मदद ली हो, ईरान ने कहा हो ये हमारे साथ है। बहुत लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ नहीं। ईरान अकेला। कौन कौन साथ? अमेरिका साथ, पूरे पश्चिमी देश साथ, ज्यादातर हमले के लिए। कई मिडिल ईस्ट के देश जिसमें जॉर्डन भी शामिल है उसने साथ दे दिया, सऊदी अरेबिया साथ। ये देखिए स्टारलिंक, मतलब पूरी ताकत लगा दी गई थी कि कैसे भी। फ्रांस ने साथ दिया, उसमें पता लगा कि कई तो ऐसी थी ईरान की मिसाइलें जिसे फ्रांस ने भी मार गिराया। यानी फ्रांस साथ, पूरा पश्चिमी देश, अमेरिका साथ, कितने देशों ने साथ दिया। और ईरान ने अकेले अपने दम पर पश्चिमी देशों को, ये बात लड़ाई की सिर्फ अमेरिका की नहीं है, अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों को उनकी हैसियत याद दिलाई। कई मिडिल ईस्ट के ऐसे देश जो हैं तो मुस्लिम परस्त, लेकिन इसराइल की गोदी में जाकर बैठे हैं, उन्हें बता दिया थोड़ा तरीके में। सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी उसके आधार पर बता दिया कि अब टेक्नोलॉजी कम मत समझना, जब एक मिसाइल जाती है सारी टेक्नोलॉजी ध्वस्त कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें करके दिखाई। आइए अगली देखिए, रवि राणा ने कहा इजराइल के मोसाद को गुप्त सूचना देने के आरोप में ईरान ने मोहम्मद अमीन को आज फांसी दी। बताया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में पकड़े गद्दारों के साथ यूट्यूब लड़कियों समेत कई अभी भी जिंदा हैं, शायद बाद में रिहा हो जाएं। ज़रूरत है सख्त कानून की, ये कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल मैं ये सब बातों पर नहीं जाऊँगा। लेकिन मोसाद लगातार मोसाद पर कार्रवाई कर रहा है। अब तक मैंने बताया था कि 700 से ज़्यादा ऐसे मोसाद के एजेंट गिरफ्तार किए गए जो रहते ईरान में, लेकिन इजराइल के लिए काम कर रहे थे। तभी ईरान को ये लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर बड़े आसानी से इजराइल अटैक कर रहा है। अमेरिका ने बड़ी आसानी से अटैक कैसे किया, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई और एक एक करके हत्थे चढ़ रहे हैं। अब आइए एक खबर आपको दिखा रहा हूं। हाल ही में ईरान के साथ हुए संघर्ष के साथ समय ईयू का रुख इजराइल के खिलाफ थोड़ा सख्त जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर से नरम पड़ गया। और यही कहानी है अमेरिका की लेकर। अमेरिका को इजराइल, क्योंकि इजराइल के प्रति नरम नहीं है अगर आप सोच रहे हैं, ये सारी की सारी कहानी अमेरिका की वजह से है। अमेरिका की गोद में सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बैठी हुई हैं, वैसे दिखावा करेंगे न्यायपूर्ण। इसीलिए IAEA को अपने देश से भगा दिया कि अब कोई टीम की जरूरत नहीं, हम तो नियम कायदे कानून से चल रहे थे। लेकिन जब हमला किया अमेरिका ने तो आपकी बोलती बंद होगी, कोई जरूरत नहीं, अब डंके की चोट पर बनेगा, कोई हम वो नहीं कराएंगे अब सर्वे। अब आइए एक खबर है, उसी ने इजराइल पर दाग दी मिसाइल। ईरान पर हमले के बाद जिस देश ने अमेरिका को दिखाई थी आंख, ये यमन है। यमन लगातार अटैक कर रहा है, जिसकी कई खबरें निकल कर आई। हूथी लड़ाकों की तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने बेरशेबा इलाका जो है वो पूरा ध्वस्त कर दिया। कई सारी खबरें निकलकर सामने आई हैं, यानी दक्षिणी इजराइल दहल चुका है। अब जाते जाते देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ईरान इजराइल युद्ध हुआ, ईरान ने इजराइल को शिकस्त दी, लेकिन युद्ध के एवज में इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर और जुल्म बढ़ा दिए। बमबारी की, 12 दिन में ही 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। सोशल मीडिया पर ईरान को हीरो बता करके कौम के लोग फिलिस्तीन का मसीहा बता रहे थे। आज भी फिलिस्तीन में इजराइल का जुल्म खत्म नहीं हुआ और ईरान अपनी जीत का जश्न मना रहा है। ईरान अपनी परमाणु शक्ति के लिए लड़ रहा था, ना कि फिलिस्तीन के लिए, और ईरान हक पर था। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर ईरान फिलिस्तीन के लिए लड़ता तो 2 साल पहले लड़ता, ना कि अभी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ठीक करूँगा, यहाँ पर चीज़ें मुस्लिम समाज की तरफ से कहा जरूर जा रहा है, सबकी अपनी अपनी राय और सबकी राय का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि उस दौर में कोई देश इस तरीके से स्पष्ट तौर पर फिलिस्तीन के साथ नहीं आ रहा था।
लेकिन हर कोई जानता है कि एक लड़ाका संगठन है जिसने शिया और सुन्नी के बीच का भेद मिटाया था, नाम है हिजबुल्लाह। याद है हिजबुल्लाह को कौन हथियार सप्लाई करता है? ये खुला खुला है। जब से सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरी जो ईरान समर्थित थी, उसके बाद से लगातार ये कहा जाने लगा ईरान से लेबनान आसानी से अब नहीं जा पाएंगे, सीरिया के रास्ते ही जाते थे हथियार। ये हर कोई जानता है। यानी ईरान पर्दे के पीछे रहकर हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल को फिलिस्तीनियों के लिए दहला रहा था। ये बात भी स्पष्ट है। नमस्कार।